चल भाई आज पार्टी करने चल रहे हैं। मैंने मनन और रोहित को भी बोल दिया है। लेकिन भैया कल तो मेरा एग्जाम है। एग्जाम भाई से ऊपर हो गया क्या? जल्दी उठ, नाइट आउट मारेंगे और सुबह तेरे एग्जाम से पहले आ जाएंगे। इसे खुद तो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, मेरा करियर भी खराब करवाएगा। ठीक है भैया चलो चलें। क्यों जितना आप स्वीट बनकर दूसरों का सोचते हो उतना ही आपके अंदर गुस्सा और कड़वाहट बढ़ते हैं। ऐसा बस इसलिए नहीं होता कि आपको जो बोलना था वो आपने बोला नहीं। आपने भी शायद अपने स्कूल, कॉलेज या फिर रियल लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरों को बुली करते हैं और आप ये सोचते हो कि इनको दूसरों को तंग करके मिलता क्या है। जब मैं अपने आप में मस्त हूं तो कई लोगों को टॉक्सिक बनने में, दूसरों को बॉदर करने में या फिर ताने मारने में क्या मजा आता है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे स्कूल में जब भी लंच होता था तब कई बच्चे क्लासरूम में बैठ के लंच करते थे, कई नीचे प्लेग्राउंड में चले जाते थे और कई बच्चे स्टेज पर बैठते थे। तो मैं स्टेज पर बैठ के लंच करता था और वहां पर हर क्लास के बच्चे होते थे। तो एक बार मैं अपना लंच बॉक्स और अपने फेवरेट येलो लेस का पैकेट लेकर स्टेज पर जाकर खुशी खुशी बैठा। मैं काफी इंट्रोवर्टेड था तो मैं ज्यादा इधर उधर भी नहीं देखता था ताकि मेरे को किसी से बात ना करनी पड़े। और तभी एकदम से मेरे पीछे से एक बहुत बड़ा सा हाथ आता है और वो मेरे टिफिन को उठा लेता है। मैं पीछे देखता हूँ तो एक 11th या 12th क्लास का सीनियर स्टूडेंट था और उस समय मैं 3rd या 4th में था। वो मेरे को कहता है कि चिप्स का पैकेट मेरे को दे, अदरवाइज मैं टिफिन तेरे को नहीं दूंगा। उसकी शक्ल ऐसी थी कि अगर मैंने उसको चिप्स का पैकेट नहीं दिया तो पक्का उस दिन मैं अपनी फूटी आंख लेकर घर जाऊंगा। तो मैं उसे चिप्स का पैकेट देते हुए ये सोच रहा हूँ कि कोई इंसान इतना ज्यादा ईविल कैसे हो सकता है। और टाइम टू टाइम ऐसा भी होता था कि लोग मुझे स्कूल या फिर कॉलेज के बाहर मारने आते थे क्योंकि मैं शरीफ था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा नॉटी भी था। तो मैं क्या करता था कि जो सबसे ज्यादा सुंदर लड़की होती थी मैं उससे बात करना शुरू करता था और वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के मेरे पास आ जाती थी और फिर वो एक्स बॉयफ्रेंड पागल होके ढूंढने आता था कि ये बंदा है कौन। एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं ट्यूशन से बाहर निकल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 6-7 बुलेट खड़ी हुई है और वहां पर एक गुंडा टाइप्स एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है और वो ढूंढ रहा है कि सौरभ कौन है इन सब में। और जैसे ही उसको पता लगा वो मेरे को अप्रोच करता है और उसने मेरे से बात करना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त को मुड़ के बोलता है कि यार ये लड़का इतना ज्यादा भोला लगता है कि इसको तो मारने का भी मन नहीं कर रहा। मतलब मैं इतना ज्यादा नाइस था कि अगर तुम्हें मेरा बेनिफिट लेना है, मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना है तो तुम नुकसान पहुंचा दो और अगर तुम्हें मुझे बख्शना है तो तुम मुझे बख्श दो। मेरी लाइफ पूरी तरीके से बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे थे। टीनेज ईयर्स तक आते आते आई डेवलप्ड एंगर इश्यूज बिकॉज जो भी चीजें मैंने बचपन में एक्सप्रेस नहीं करी थी अब उनका भार फील होने लगा था और मैं वो इंसान बन गया था जो बहुत ज्यादा नाइस भी था लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सैल भी। मैं बाहर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एम्बिशियस था लेकिन अंदर ही अंदर मैं डिप्रेस था। इसलिए आज हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि क्यों सबसे शरीफ और शांत लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा होता है, क्यों बहुत बार जो लोग अच्छाई और डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं वही सीक्रेटली उन बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं जिनको वो गलत बोलते थे, जैसे पॉर्न देखना, एल्कोहल कंज्यूम करना, चीट करना या फिर करप्ट होना। क्यों जो लोग ओवर अचीवर्स होते हैं वही खुद को सबसे ज्यादा यूजलेस समझते हैं, या फिर क्यों जो पेरेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और जजमेंटल होते हैं उनकी खुद की जवानी बहुत रंगीली रही होती है। इटली के राजा नेपोलियन बोनापार्ट बोलते थे पावर इज नेवर गिवन, इट्स टेकन। और पावर तक अक्सर वो लोग नहीं पहुंच पाते जो सबसे ज्यादा सुंदर या फिर समझदार होते हैं। पावर तक वो ही लोग पहुंच पाते हैं जो मासेस को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। उन्होंने खुद को ट्रेन करके अपनी स्पीच, अपने वर्ड्स और अपने प्रेजेंस को ऐसा बना लिया होता है कि हर कोई इमीडिएटली ये पकड़ पाता है दैट ही इज अ लीडर। मैंने दुनिया के कई सबसे फेमस लोग जैसे नेपोलियन, रस्पुतिन, ओशो और हिटलर को स्टडी करके इनके हर सीक्रेट मेथड को 10 घंटे में कंडेंस कर दिया है। ये एग्जैक्ट वही सिस्टम है जिसने मुझे 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने, एक टेड स्पीकर बनने, हजारों क्लाइंट्स की जिंदगी बदलने और साइकोलॉजी की फील्ड में द गो टू गाय बनने में मदद की। Ladies and gentlemen, this is the God Mode, the ultimate workshop on communication, influence and power। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल या इवन एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर, जितना भी आप हार्ड वर्क करते हो और जो भी आपकी स्किल्स हैं वो मैटर ही नहीं करेंगी अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो एंड यूज कोड गॉड टू गेट 50% ऑफ। अब ये समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बनी कैसे। अगर मैं आपके मन के अंदर झांक कर देखूं तो वहां पर कई सारी आप में क्वालिटीज होंगी। जैसे आपके अंदर हो सकती है काइंडनेस, एक क्वालिटी हो सकती है एंगर की, मे बी आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव क्वालिटी भी है, मे बी यू आर लस्टफुल। इसके साथ साथ आप हो सकते हो नाइस। तो कई मिक्स्ड क्वालिटीज हैं, किसी को हम अच्छा बोल सकते हैं, किसी को हम बुरा बोल सकते हैं। अब ये सारी क्वालिटीज आपके मन के एक हिस्से में तो होंगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मन में 2 बड़े हिस्से होते हैं, कॉन्शियस
और अनकॉन्शियस, और इनके बीच में होता है आपका सेंस ऑफ सेल्फ। इसके बाहर होती है आपकी ईगो, बट ईगो कभी भी बाहरी दुनिया से डायरेक्टली बात नहीं कर सकती है, बिकॉज ईगो के अपने बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, और जो भी आप में क्वालिटी होती है आप हर एक के आगे वो क्वालिटी एज इट इज नहीं दिखा सकते हो। जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो वो आप अपनी गर्लफ्रेंड के आगे नहीं होगे, और जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के आगे हो मे बी वो आप अपने पेरेंट्स के आगे नहीं होगे। हर एक के आगे हमारा जो मास्क होता है, जो मुखौटा होता है, वो एक डिफरेंट होता है। तो इसके लिए ईगो क्या करती है, ईगो अपना एक मुखौटा बना लेती है हर डिफरेंट सिचुएशन में अच्छे से एडजस्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पर्सोना। यहां सेल्फ वो है जो आप एक्चुअल में हो, ईगो वो है जो आप खुद को मानते हो, और पर्सोना वो है जो आप दुनिया के आगे खुद को दिखाते हो। सेल्फ जो होता है वो पार्टली कॉन्शियस होता है और पार्टली अनकॉन्शियस। मतलब आपको आइडिया होता है कि मैं एक्चुअल में ये हूं, बट बहुत सारी चीजें आपके अंदर ऐसी भी होती है जिसके बारे में आपको कोई क्लू ही नहीं होता है। तो होता क्या है, ईगो डिसाइड करती है कि ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं मेरे को अपने साथ इन सारी क्वालिटीज को एसोसिएट नहीं करना है, और ईगो ये बोलती है कि दुनिया के आगे मैं बस अपनी अच्छी क्वालिटीज ही प्रेजेंट करूं। बट जो भी ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं जिसको आपकी ईगो रिजेक्ट कर देती है, ये एकदम से गायब तो हो नहीं जाती है, ये चली जाती है आपके माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में, जिसको बोला जाता है शैडो। और इस प्रोसेस की शुरुआत आपके बचपन से ही हो जाती है। बचपन में आपके अंदर बहुत सारी डिफरेंट इंपल्सेस होती हैं। आपका दिमाग बहुत डिफरेंट एक्शंस लेना चाहता है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब आप अपनी इन इंपल्सेस पर एक्ट आउट करना शुरू करते हो, मे बी आप बहुत ज्यादा तेज चिल्लाना चाहते हो, आप घर में कोई एक्सपेंसिव चीज है उसको टच करके देखना चाहते हो, आपने अपने रिलेटिव्स के आगे कोई हंसी मजाक में गाली सुन ली तो आप एकदम से वो गाली देना चाहते हो। आपको नहीं पता कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। तो आपका दिमाग आपको हर डायरेक्शन में खींचकर बोलता है कि तू ये भी कर सकता है, तू वो भी कर सकता है। यू आर फुली क्यूरियस। एक बच्चा कैसा होता है, एक बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, वो हर चीज करना चाहता है। बट जैसे जैसे आप अपनी इंपल्सेस पर एक्ट आउट करना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपके टीचर्स, आपके बड़े भाई बहन आपको बताना शुरू करते हैं कि ये वाली इंपल्सेस जो है इन पर तुम एक्ट आउट नहीं कर सकते हो, इनसे किसी का नुकसान हो सकता है। दीज इंपल्सेस आर रॉन्ग। यानी आपके एक्शंस के बेसिस पर आपको अच्छा या फिर बुरा फील कराया जाता है, और धीरे धीरे आप अपनी हर उस इंपल्स को दबा देते हो जिसके लिए आपको पनिश करा गया था। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस की नजर से देखें तो जब भी अपने बचपन में हम अपने कई बिहेवियर्स या फिर थॉट्स को दबाते हैं ताकि हमारी पिटाई ना हो या फिर सोसाइटी में लोग हमारे को एक्सेप्ट करें, तब हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स फिजिकली चेंज होने लगते हैं। हमारे न्यूरॉन्स के आगे उंगलियों जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम होता है इंपल्सेस को रिसीव करना। बट जब आप किसी बिहेवियर को परफॉर्म करते हुए अवेयर ही नहीं होते हो कि आप वो काम कर रहे हो, तब आप उस बिहेवियर से जुड़े न्यूरल कनेक्शंस को सेंस करने वाले डेंड्राइट्स को खत्म करने लगते हो। यानी अभी भी आप उस बुरी आदत को परफॉर्म तो कर रहे हो और उसके न्यूरल कनेक्शंस इंटैक्ट हैं, बट उन न्यूरल कनेक्शंस को सेंस करने वाला जो उपकरण था, आपने उस उपकरण को ही तोड़ दिया है। और अब क्या हो रहा है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं क्या। इसके बाद आगे होता गया है, आपने वो एक सच जो खुद से ही छुपा रखा होता है कि मुझे मैस्टरबेशन एडिक्शन की प्रॉब्लम है, मैं जरूरत से ज्यादा लस्टफुल हूं, मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हूं, लेकिन फिर भी मैं इधर उधर पॉर्न देख लेता हूं, लड़कियों को स्टॉक कर लेता हूं, या फिर मैंने अपने सोशल मीडिया पर एक भगवान की डीपी लगा रखी है लेकिन फिर भी मैं अननोन लोगों को इंटरनेट पर गालियां देता हूं। ये सच जो है ये आपके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। आपकी कॉन्शियस वैल्यूज और रूल्स क्लैश कर रहे होते हैं आपकी अनकॉन्शियस डिजायर से, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपकी ईगो एक समय पर दो ऑपोजिट सचों को होल्ड नहीं कर सकती। जब आप हाइपर इंडिपेंडेंट होने पर भी अकेला फील कर रहे होते हो, या फिर आप एक मेल फेमिनिस्ट हो लेकिन आप फिर भी अंदर से लड़कियों के टुवर्ड्स रिजेंटफुल हो, तब आपका मन साफ इनकार कर देता है कि ये तो मैं हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर इसे ऐसे समझो कि एग्जाम के दौरान एक बच्चा अपने फर्रों से चीट कर रहा है और टीचर को शक हो गया कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो जल्दी से अपने फर्रे हड़बड़ी में एक दूसरे स्टूडेंट के डेस्क पर फेंक देता है और वो बोलता है कि मेरे को मत पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है, वो जो बंदा है ना उसको पकड़ो, वो चीटर है। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी सबके आगे भोला बनते हुए काटी, तो ये रियलाइजेशन कि आप भी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो, ये एक खुद के साथ विश्वासघात जैसी होती है। यू फील लाइक दैट यू आर चीटिंग योरसेल्फ बाय जस्ट रियलाइजिंग कि अच्छा मैं भी इविल हूं, मैं कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता हूं, जब पूरे अपने बचपन में मेरे को इसी के लिए थपकी मिली कि ये बच्चा तो इतना भोला है। इसलिए आप क्या करते हो, आप अपनी हर दबी हुई क्वालिटी को एक्सटर्नली प्रोजेक्ट कर देते हो। इसको बोलते हैं शैडो प्रोजेक्शन।
यही वजह है कि क्यों इतना फ्रीक्वेंटली हमें ऐसे लोगों के केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर जो लोग जस्टिस का नारा लगा रहे होते हैं वही एक्चुअल में सबसे ज्यादा बायस्ड होते हैं। एक थेरेपिस्ट ही ऐसा होता है जो खुद को हील नहीं कर पा रहा होता। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो लोगों को आराम करता देख ट्रिगर हो जाते हैं, और जो लोग सबसे ज्यादा नाइस होते हैं उनके अंदर सीक्रेटली उनका गुस्सा बढ़ते बढ़ते रेज बन चुका होता है। इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन होती है जिनके पेरेंट्स अपनी बहुत चलाते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बड़े होते हुए आपके पेरेंट्स ने आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया और वो बोलते कि गुस्सा करना बहुत गलत होता है, वो पनिश करते आपको जब भी आप गुस्सा दिखाते, तो आपका दिमाग सीख लेता है कि एंगर इज डेंजरस। इसके बाद आपका दिमाग गुस्से को सही जगह और सही समय पर दिखाने में फेल हो जाता है और आपका गुस्सा डिस्प्लेस हो जाता है। आज के समय पर अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने की सबसे सेफ जगह होती है इंटरनेट। बिकॉज यहां पर चाहे आप किसी को गाली दे रहे हो या फिर किसी के लुक्स पर कमेंट कर रहे हो, आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंस फेस करने को नहीं मिलता। तो इस तरह के लोग जिनका अनप्रोसेस्ड एंगर उनमें बहुत ज्यादा होता है, वो इंटरनेट को, सोशल मीडिया को यूज करते हैं अपने एंगर को ऑफलोड करने के लिए। हाउएवर जिन पेरेंट्स में जरा से भी समझ होती है वो काफी अर्ली ऑन अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं कि अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं। लेट्स से एक बच्चे को उसके पापा ने प्रॉमिस किया था कि वीकेंड पर हम वाटर पार्क चलेंगे, लेकिन पापा किसी वजह से बिजी हो गए और वो बोलते हैं कि बेटा अगले वीकेंड पर चलेंगे। तो बच्चा इस समय पर बहुत ज्यादा उदास हो रहा है, वो बहुत ज्यादा टेंट्रम्स दिखा रहा है, वो रो रहा है, वो गुस्सा कर रहा है। तो यहां पर पता है एक वाइज मदर क्या करती है? एक वाइज मदर उसको बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, पापा भी बिजी हैं, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड पक्का हम चलेंगे। और उसको, बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मम्मी उसको हेल्प करती है। वो बोलते कि चलो पापा की पिट्टी करें। वो छोटे छोटे अपने मुक्के बनाता है, वो पापा को मारने लग जाता है और इस तरीके से वो अपना एंगर एक्सप्रेस कर देता है और वो वापस से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इवन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, अब आप मार नहीं सकते हो, अब आपके वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ नहीं है, अब जब आप मारते हो तो लगती है, एंड दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। तो बच्चे को एक नया टूल मिल जाता है कि अब आपने मारना नहीं है अपने एंगर को दिखाने के लिए, दिस इज नॉट क्यूट एनीमोर। और अब आप क्या करोगे, अब आपने बोलना सीख लिया है तो आप मेरे से बात करोगे लाइक एन एडल्ट। जब भी बच्चों को एक्सप्रेस करने के बजाय ये बोल दिया जाता है कि नहीं तुम तो एक रोबोट हो जो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की डिग्री लेकर आएगा, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो, तुम इतना डांस क्यों कर रहे हो, तुम इतनी मस्ती क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, तुम्हारे अंदर जितनी भी पोटेंशियल है, जितना भी कॉन्फिडेंस है, मैटर ही नहीं करता, अपनी पोटेंशियल, अपने कॉन्फिडेंस को दबाओ क्योंकि कल से तुम्हें गल्ले पर बैठना है। इस तरह के प्रेशर पड़ने से एक बच्चा बड़ा होने के बाद भी अंदर से बहुत ज्यादा दबा दबा सा रहता है। उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, उसकी आंखों में वो चमक होती है, बट उसको ये पता ही नहीं होता कि उसमें वो कॉन्फिडेंस, उसमें वो पोटेंशियल मौजूद भी है, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट डाल दिया होता है। उसके पेरेंट्स ने उसकी पोटेंशियल को ही उसकी शैडो बना दिया होता है। एंड दिस इज वेयर अ टेक्निक कॉल्ड शैडो वर्क कैन हेल्प। शैडो वर्क का मतलब अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाकर उन हिस्सों को रिकवर करना जो आपने अपने बचपन में दबा दिए थे। और क्योंकि शैडो अनकॉन्शियस है, हमें नहीं पता कि हमने अपनी कितनी पोटेंशियल और अपने अंदर कितनी अच्छी बुरी चीजें दबा रखी हैं। तो जिस चीज को हम यूज करेंगे अपने शैडो को समझने के लिए, वो होगी हमारी प्रोजेक्शन। बिकॉज जो भी चीज हम अपने अंदर दबाते हैं, उसी चीज को जब हम अपने से बाहर स्पॉट करते हैं तब हम उसको भी दबाना चाहते हैं। अगर आपको आपके बचपन में ये बोला गया था कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, या फिर जो भी इंसान बहुत ज्यादा अमीर होता है पक्का वो किसी गलत रास्ते से अमीर बना होगा, तो जब भी आप बड़े होकर भी किसी अमीर इंसान को देखोगे या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत सिंपल बातें करके, ज्यादा मेहनत ना करके भी आपसे 10 गुना ज्यादा कमा रहा होता है, आप गुस्से से भर जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस इंसान से 10 गुना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूं, मैं गुड लुकिंग हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं और शायद मैं ज्यादा ऑनेस्ट भी हूं, बट फिर भी मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है ये देखकर कि मैंने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए अपना एक हाथ काट दिया और तुम यहां पर दोनों हाथों को सही सलामत लेकर खुशी खुशी घूम रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैंने कितने सारे सैक्रिफाइसेस करे ताकि मुझे दूसरे लोगों का प्यार मिले, और तुम बिना उन सेम सैक्रिफाइसेस को करे सबका प्यार लिए जा रहे हो। कितने गलत हो तुम। तुम्हें भी इतनी सारी चीजों को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ को उतना ही मुश्किल बनाना चाहिए था जितना मैंने अपनी लाइफ को बनाया। सो अपनी दबी क्वालिटीज को पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है ये क्वेश्चन करना कि किन लोगों को देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किस तरह के लोगों को देखकर आप इरिटेट हो जाते हो, या फिर किन बिहेवियर्स को आप सबसे हार्शली जज करते हो। और ये बायस आई कहां से? कहां से आपने ये सीखा कि आराम करना गलत होता है, या फिर ज्यादा स्माइल नहीं करना, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, या फिर ज्यादा रिस्क नहीं लेना? किस तरह के लोगों को देखकर आपके अंदर का बच्चा बोलता है कि मुझे अपनी ये वाली इंपल्स क्यों दबानी पड़ी, मैंने क्यों इतने सारे सैक्रिफाइसेस करे, जब ये इंसान तो बिना उन सैक्रिफाइसेस को करे ही मेरे से ज्यादा खुश है। जब आप उन लोगों को नोटिस करना स्टार्ट करते हो जिनको आप हेट करते हो या फिर जिनसे आप इरिटेट
क्रिएट होते हो और जब आप उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हो, होता क्या है, यू स्लोली स्टार्ट बिकमिंग मोर हम्बल। हील होने और खुद को वापस कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाने का सबसे बड़ा साइन यही होता है कि आपको पहले शर्म आती है कि भाई मैं अभी तक कर क्या रहा था। जस्ट बिकॉज मुझे ये लगता था कि अमीर होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो मैंने उन्हीं अमीर लोगों को हेट करना शुरू कर दिया जो बिना खुद को बर्न आउट करे अमीर हुए थे। कितना पागल हूं मैं। मुझे बल्कि ऐसे लोगों को स्टडी करके ये सीखना चाहिए कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो एक कम मेहनत करके भी मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो सबसे पहले होती है ये शर्म कि मैं कितना गलत था, और फिर आपकी अकड़ कम होती है और आप उसके बाद अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर अप करना शुरू करते हो। समझो कि युद्ध के समय पर अर्जुन के मन में भी नॉन वायलेंस और अपनी ड्यूटी को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट था। उन्हें यही नहीं पता था कि एक भाई और एक वॉरियर, इन दोनों की क्वालिटीज को मिलाते कैसे हैं। सो कृष्ण जी उन्हें अपनी शैडो को इंटीग्रेट करना सिखाते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि अर्जुन, तुमने अपनी स्ट्रेंथ, तुमने अपनी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी और तुमने अपनी पावर को दबा दिया है, और तभी तुम ये सारी क्वालिटीज को सामने प्रोजेक्ट करके डर रहे हो कि सामने वाली जो टीम है वो तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल है। तभी गीता के चैप्टर नंबर 2 में कृष्ण जी बोलते हैं कि जो भी इंसान पेन और प्लेजर, गेन और लॉस, विक्ट्री और डिफीट सबको एक समान समझता है, सिर्फ वो ही अमर होने के काबिल है। अमर होने का मतलब यहां पर यही है कि आप वापस से उतने प्योर और कंप्लीट बन जाओ जैसे आप अपने बचपन में थे। शैडो वर्क को डायरेक्टली प्रैक्टिस करने और लोगों की शैडो को समझ के उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ज्वाइन करो हमारी वर्कशॉप गॉड मोड, जिसका लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में है।